पति पत्नी अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। जैसे बेटे ने ये बात सुनी, बेटा एकदम खुश हो जाता है, लेकिन उससे कहा जाता है कि एक जोड़ी कपड़े कम से कम रख लेना, हो सकता है हमें थोड़ा लंबा जाना पड़े। पति पत्नी और बेटा तीनों तैयार हो जाते हैं, एक एक जोड़ी कपड़े रख लेते हैं और कपड़े रखने के बाद सीधा ट्रेन में बैठ जाते हैं। 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और 1400 किलोमीटर का सफ़र जो तय होता है वो लगभग 21 घंटे के आसपास होता है। दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली में एक घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद वहाँ पति पत्नी तो कहते हैं कि हम लोग अभी बहुत ज़रूरी बातचीत करेंगे और बेटा तुम यहाँ थोड़ा फ्लैट के बाहर खड़े हो जाओ। वो बेटा बाहर खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था और पति पत्नी घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद फिर वापस लौट कर आ जाते हैं। ट्रेन स्टेशन से जिस गाड़ी को उन्होंने पकड़ा था, जिस कैब को पकड़ा था, उस कैब को वहीं खड़ा कर दिया था कि तुम थोड़ा इंतज़ार करना, हम यूँ गए और यूँ आए, यानी कि लगभग हमें आधे घंटे का समय लग जाएगा। पति पत्नी उस फ्लैट से बाहर निकलते हैं, अपने बेटे को पकड़ते हैं, उसके बाद फिर उस गाड़ी में बैठते हैं, कैब में, मारुति में, और वो कहते हैं कि हमें अब रेलवे स्टेशन छोड़ दो। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, उसके बाद फिर वापस जहाँ से आए थे वहीं चले गए। अब जो बच्चा है वो अपने माँ बाप को लेकर, उनकी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। बार बार उनसे सवाल कर रहा था कि पापा आप तो कह रहे थे कि घूमने के लिए चलना है, लेकिन ये भी क्या घूमना हुआ कि हम लोग पहले तो कम से कम 21-22 घंटे हमने ट्रेन में सफ़र किया, उसके बाद फिर कार में बैठते हैं, कार में बैठ के बस आधे घंटे तक आप उस घर के अंदर रुकते हो, उसके बाद फिर वापस ट्रेन में आ जाते हो। अब कहते हो कि घर चल रहे हैं। वो घर गए थे ये सोचकर कि अब शायद हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं पीछे से पुलिस आ जाती है। पुलिस ना केवल पति और पत्नी को गिरफ्तार करती है बल्कि उस बच्चे को भी हिरासत में ले लेती है। ये कहते हुए हिरासत में ले लेती है क्योंकि बच्चा भी तो साथ था। अब पति पत्नी तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, क्या वो बच्चा भी जेल जाएगा जिसका इसमें कोई कसूर नहीं था? क्योंकि पति और पत्नी ने मिलकर एक कत्ल किया और उस कत्ल की गूंज पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फैल जाती है। हर कोई इस घटना को लेकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिरकार ये पति पत्नी ने ऐसा काम क्यों किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। ये दिल्ली का एक मयूर विहार इलाका है। यहाँ की रहने वाली एक महिला है जिसका नाम है देवरती पॉल। देवरती पॉल, ये तारीख थी 4 जून 2026, 2:35 के आसपास का वक्त हो रहा था। उसने दिल्ली पुलिस को कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद कहा कि दिल्ली में ही पूर्वी ज़िला है, इसका थाना लगता है न्यू अशोक नगर, और न्यू अशोक नगर के अंतर्गत आने वाला एक इलाका है वसुंधरा एनक्लेव, और वसुंधरा एनक्लेव के अंतर्गत आने वाला एक इलाका है, एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है सत्यम अपार्टमेंट। सत्यम अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पे वो खड़ी हुई है और उसके एक फ्लैट है 605 फ्लैट के सामने खड़ी हुई है। आपको बहुत जल्दी इमरजेंसी है, इमरजेंसी के चलते जितनी जल्दी हो सके पुलिस को भेज दीजिए। जैसे इमरजेंसी पुलिस की कॉल की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने आकर जो अपनी आंखों से दृश्य देखा, क्योंकि वहां अब काफ़ी मात्रा में भीड़ लग चुकी है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। यहाँ पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है और उस लाश को ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार हथियार से उसके शरीर पर एक के बाद एक कई वार किए गए थे, और उस पर कई भारी वस्तु थी जो उसके सर में मारी गई थी। अब पुलिस वाले इस मामले में जांच पड़ताल में जुट जाते हैं कि आखिरकार क्या मामला है क्या नहीं। तभी पूछा जाता है कि ये कौन महिला हैं, क्या करती हैं, क्या नाम है, कहाँ रहती हैं। तो उसके बारे में बताया जाता है कि ये महिला रहने वाली है पश्चिम बंगाल के वर्धमान की, और ये पिछले 4 वर्षों से यहीं इसी फ्लैट के अंदर वो रह रही थी। अब साल 2016 में इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई की, और पीएचडी की पढ़ाई करने के बाद साल 2017 में देवशंकर नाम के एक व्यक्ति होता है, उससे शादी कर लेती हैं। और उसके बाद फिर इनकी जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसका ही एक कॉलेज है, और उस शिवाजी कॉलेज में इनकी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इनकी नौकरी लग जाती है, और ये इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर होती हैं। नाम इनका होता है डॉक्टर देवोस्मिता पॉल। देवोस्मिता पॉल की हत्या हो जाना ये अपना आप में एक बड़ी बात हो जाती है। कुछ ही देर में ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ तैरने लगता है। बस सवाल यही था कि हत्या किसने की है, क्यों की है, हत्या के पीछे के कारण क्या है। पुलिस की 7 टीमें बनाई जाती हैं, साथ ही न्यू अशोक नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस की यही कोशिश थी कि ये पता चल सके कि आखिरकार हत्या के पीछे की वजह क्या है। पुलिस ने जो वहाँ आसपास लगे हुए थे लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे, उन 200 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, और उन्हें खंगालने के बाद पता चलता है कि 180 व्यक्ति हैं जो संदिग्ध हैं। अब पुलिस ने हर एक व्यक्ति को बुलाना शुरू कर दिया, हर एक व्यक्ति से बातचीत करना शुरू कर दिया। जब पुलिस बातचीत कर रही थी, बातचीत करने के दौरान ही पता चलता है कि इस घर में रोज़मर्रा की तरह एक ड्राइवर है जिसका नाम है संजय, जो कि रहने वाला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का होता है।
वो हर रोज़ सुबह 9:30 बजे के आसपास मैडम का इंतज़ार करता है ताकि मैडम को कॉलेज छोड़ सके। मैडम का इंतज़ार करता है। उसने 3 जून 2026 को सुबह 9:30 बजे के आसपास मैडम को लेके जाता है और दोपहर 12:30 बजे के आसपास मैडम को यहाँ छोड़ देता है। दोपहर में जब वो छोड़ा था, उसी वक्त मैडम ने अपनी माँ से भी बातचीत की थी और माँ से बातचीत करने के लिए उनके पूछा गया था कि तुम्हें कौन-कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है। इसलिए माँ को दवाइयाँ भेज दी जाती हैं और डिलीवरी बॉय आता है और जो उसको सामान दिया जाता है वो लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम के 6 बजे के आसपास जो उनकी घरेलू नौकरानी होती है उसको बुलाया जाता है। जब वो घर पर आती है तो पुलिस वाले उससे पूछ रहे थे कि तुमने क्या देखा? वो कहती है कि साहब शाम 6 बजे उसका रोज़मर्रा का एक टाइम है, वो आती है लेकिन फ्लैट का बाहर से ताला लगा हुआ था और मैंने कोशिश की लेकिन वहाँ पर जब मैंने नंबर मिलाया तो मैं नंबर घंटी जा रही है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो वो यहाँ से वापस चली जाती है। इसके बाद एक प्लम्बर आता है इसी फ्लैट में और प्लम्बर आने के बाद वो भी चला जाता है क्योंकि वो भी यही बात कहता है जो एक घरेलू नौकरानी कहती है कि फ्लैट का बाहर से ताला लगा हुआ था जिसकी वजह से वो को एक इंतज़ार करता है, कोशिश करता है, उसके बाद यहाँ से चला जाता है। अब अगली तारीख आती है 4 जून 2026 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वही नौकर जिन्हें वही ड्राइवर जिसका नाम संजय होता है जो कि गाज़ीपुर का रहने वाला होता है, फिर दोबारा से आता है। मैडम का इंतज़ार कर रहा था, गाड़ी खड़ी हुई थी, बार-बार फ़ोन कर रहा था। कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी मैडम का कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। इसके बाद वो 6th फ्लोर पे पहुँचता है, उनके फ्लैट के सामने देखता है तो फ्लैट पर उनका ताला लगा हुआ था। अब यहाँ से थोड़ा इंतज़ार करने के बाद कम से कम आधा घंटा वेट करने के बाद वो थोड़ा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है मैडम ऐसे तो कहीं जाती नहीं है। तभी जो उनकी बहन होती हैं जो मयूर विहार में रहती हैं, देवोरती जी पॉल जिनका नाम होता है, फिर वो उनको कॉल करता है। उनको कॉल करके कहता है कि दीदी, जो छोटी दीदी हैं उनका कॉल नहीं उठ रहा है, मैं बहुत देर से परेशान हूँ। इसके बाद उनकी जो बहन है बड़ी वाली, मयूर विहार से सीधा न्यू अशोक नगर पहुँच जाती हैं और वहाँ जाने के बाद उसी अपार्टमेंट में जब वहाँ आस-पास के लोग होते हैं और इस सोसाइटी के जो ज़िम्मेदार पर्सन हैं उनको बुलाया जाता है, उनके सामने ही उस फ्लैट का ताला तुड़वाया जाता है और जैसे ही ताला टूटता है, ताला टूटने के बाद पता चलता है कि जो उनकी छोटी बहन है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, उनकी लाश पड़ी हुई है और ऐसा लग रहा था जैसे भारी वस्तु सर में मारी है और लगातार उनके पास ताबड़तोड़ धारदार हथियारों से वार किए गए थे। वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। पुलिस मौके पर आती है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई थी और पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद पाया कि 180 जो संदिग्ध लोग थे उनकी जो पूछताछ की जाती है तो 180 में से 176 लोगों को क्लीन चिट दे दी जाती है, यानी कि उनकी पहचान हो जाती है। उनसे जो बातचीत की जाती है उन्होंने बिल्कुल सही सही बातों का जवाब दिया। लेकिन 4 लोग ऐसे थे जो संदिग्ध थे। 4 में से 2 ऐसे महिला और पुरुष होते हैं और एक छोटा बच्चा होता है जिन्होंने अपने चेहरे को मास्क से कवर किया हुआ था और जो एक गाड़ी थी, जो कैब थी, वो फ्लैट के बाहर खड़ी हुई थी। अब पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उससे पूछा कि तुम किसको लेके आए थे और कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। उसने कहा साहब मैं रेलवे स्टेशन से सवारी थी, उनको लेके आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम फ्लैट पर यहीं इंतज़ार करना। उसके बाद फिर वो यहाँ से आधे घंटा वेट करते हैं और आधे घंटा वेट करने के बाद फिर वापस उसी रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। अब पुलिस ने जो अपना जाल बिछाया हुआ था, 7 टीमें बनाई हुई थी। पुलिस ने चारों तरफ से अपने घेराबंदी करना शुरू कर दिया और घेराबंदी करने के बाद जो उनकी कदगाठी से उनकी जो पहचान होती है तो पता चलता है कि वो पश्चिम बंगाल के वर्धमान के रहने वाले हैं। अब पुलिस ने जब उनकी घेराबंदी करना शुरू किया है तो घेराबंदी करने के बाद आखिरकार उनके बारे में पुलिस को पता चली जाता है। जो पुरुष होता है उसका नाम होता है राम प्रसाद दास और जो उसकी पत्नी होती है इसका नाम होता है बानश्री दास। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पश्चिम बंगाल से फिर दिल्ली लेके आते हैं और दिल्ली जब लेके आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि पूरा मामला क्या है। वो बताते हैं कि साहब हम लोग 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद सीधा दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली जाने के बाद मैडम के पास पहुंचते हैं और मैडम की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद फिर वापस निकल जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा हुआ था कि आखिरकार तुमने इस महिला प्रोफेसर की हत्या क्यों की, इसके पीछे की वजह क्या थी, आखिरकार तुमने ऐसा सर में क्या मारा और उसके शरीर पर किस चीज़ के कट के निशान थे। तो उस तरह से वार किए गए थे, कोई भारी वस्तु उठा के उसके सर में मार दी गई थी। लेकिन उनके पीछे हत्या की जो वजह थी वो वजह बताई जाती है कि जो महिला प्रोफेसर है उसको अपने नाना की जो पैतृक संपत्ति थी वो संपत्ति गिफ्ट में मिल जाती है जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए बताई जाती है। साल 2023 में ये जो पति पत्नी होते हैं राम प्रसाद दास और उनकी पत्नी वानश्री दास, ये दोनों किराए पर उस घर में रह रहे थे साल 2023 से, वहाँ आराम से रह रहे थे। लेकिन इसी बीच में इनको जो प्रोफेसर होते हैं उनको एक नोटिस जारी करती हैं। नोटिस जारी करके कहती हैं कि अब ये मकान इसे खाली कर दो क्योंकि मुझे कुछ इसमें काम कराना है। कोई भी बहाना उन्होंने ले दिया था लेकिन उनकी मेन मकसद यही था कि ये वो इस मकान को खाली कराना चाहते थे। लेकिन पति और पत्नी इस मकान को खाली करना नहीं चाहते थे और जब ये अंतिम नोटिस भेजा गया था, एक टाइम दे दिया गया था कि हमें फला तारीख तक ये हर हाल में
हमारा घर खाली चाहिए। तो ये प्रोफेसर की बात उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। वो अपने बेटे को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद कहते हैं कि बेटा चलो घूमने के लिए चलते हैं। सीधा 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद उस महिला प्रोफेसर की हत्या कर देते हैं। और इस पूरे कृत्य में पति और पत्नी ने अपने बेकसूर बेटे को भी स्थान लिया, क्योंकि जब ये हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था तब वो बच्चा फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था। हालांकि उसे इस बात के बारे में जानकारी है या नहीं है, उसके बारे में ना तो पुलिस ने भी खुलासा किया है कि उस बच्चे की उम्र क्या है क्या नहीं है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल उसे भी अपने हिरासत में लिया हुआ है। पति पत्नी तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उस बच्चे का क्या होगा, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि पति पत्नी ने जो भी एक रास्ता अपनाया था ये सोचकर कि महिला प्रोफेसर मारी जाएंगी, यानी कि उनकी हत्या हो जाएगी, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में वो महिला भी कैद हो जाती है, पति भी कैद हो जाता है, बच्चा भी कैद हो जाता है, और जिस कैब से वो आए थे उस कैब का नंबर भी कैद हो जाता है। जैसे नंबर कैब होता है, उस गाड़ी को जो उन्होंने हायर किया था, यानी कि यहाँ लेके जो आए थे, तो एक एप्लीकेशन के माध्यम से किया था, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही पता चल जाता है कि उन्होंने किस नंबर का इस्तेमाल किया, और उनकी कदकाठी और नंबर से सीधा पश्चिम बंगाल मैच करता है और वर्धमान मैच करता है, उनके किराएदार मैच करते हैं, और पुलिस ने गिरफ्तार करके अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये वैशाली हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। न्यूयॉर्क में रहते हैं, जो कि जूनागढ़ गुजरात के रहने वाले हैं, डॉक्टर हामिद तालानी, और राजस्थान के रहने वाले हैं शिशपाल सहारण, गाजियाबाद से कुलदीप सोनी हैं, राजीव तलवार हैं, अश्वनी सिंह चंदेल ग्वालियर से, जफरुद्दीन सैफी हैं, प्रिज्ञा तिवारी कुशीनगर से, नुसरत अली हैं, आशुतोष चौहान गोरखपुर से, राहुल तोमर नोएडा से, रज़ा अली रामपुर से, विशाल कुमार निषाद उत्तर प्रदेश से, रविंद्र मौर्य गोरखपुर से, राकेश सिंह, शाकिर हुसैन, सुभाष चौहान, योगेश शर्मा, मारूफ राणा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।